कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि मदर वर्ल्ड नाम के एक प्लेनेट में हजारों सालों से रॉयल ब्लड लाइन ने राज किया है। लेकिन जब उनकी भूख बढ़ती गई और उन्होंने अंतरिक्ष के दूसरे प्लेनेट पर कब्जा करना शुरू कर दिया तो एक खतरनाक एशियाई ने मदर वर्ल्ड के राजा की हत्या कर दी और उनके खिलाफ आवाज उठाने वाले रिबल्स को ढूंढकर मारने के लिए एक जाबाज कमांडर को काम पर लगा दिया, जिसके हम कोरा नाम की लड़की को देखते हैं जो खेती कर रही थी। तभी गुन्नर उसे बुलाने आता है क्योंकि आज उनके गांव में एक दावत थी और उसकी हरकतों से हमें पता चल रहा था कि वो कोरा को पसंद करता है। रात को दावत शुरू होती है, इसमें उन्हें संभोग करना है और फिर सब मन लगाकर काम पर लग जाते हैं। जब रात को उसके लिए उनको बड़ी रकम ही मिलती है और कोरा एक वारिया हुआ करती थी जिसमें उसे प्यार, परिवार, लगाव, इन सब चीजों से दूर रहना सिखाया गया था। वे अगली सुबह जब वो सैम नाम की लड़की के साथ बीज बो रही थी तब उनके प्लान के एटमॉस्फेयर में एक इंपीरियल जहाज मंडराने लगता है और कोरा ये देखकर दौड़ती सब इकट्ठा करती है। मुखिया को गुन्नर समझाता है कि हमें डरने की कोई जरूरत नहीं, वो हमारे पार्टनर बन सकते हैं और उसके लिए उनको बड़ी रकम मिल सकती है। लेकिन गुन्नर ने वात्सो में रिबल्स के साथ भी यह चीज की थी और अगर यह बात इंपीरियल को पता चल गई तो उसकी खैर नहीं, इसलिए उनको इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। उनकी जमीन पर बहुत ज्यादा फर्टाइल है। तब एक बच्चा उनको बताता है कि जो उनके मुखिया को गले लगाता है और फिर वो आर्टिक्स को उनके लॉग हाउस की तरफ ले जाने लगता है और रास्ते में उनके गांव के बारे में बताता है कि हम सब यहाँ पर मिल बांट कर काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। जिसके बाद आर्टिक्स उनको बताता है कि वो यहाँ पर कुछ रिबेल्स की तलाश करते हुए आए हैं जिनको वर्ल्ड हेक्स नाम से जाना जाता है और उन्होंने उनकी खाने की सप्लाई को भी बंद कर दिया है। इसलिए इंपीरियल ने उनके साथ एक डील करना चाहती है जिसमें वो इंपीरियल ट्रूपर्स को खाना सप्लाई करेंगे और बदले में इंपीरियल उनको 3 गुना पैसा देगी। जहाँ पर ये ऑफर गुन्नर को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उनका मुखिया हाथ खड़े कर देता है कि उनके पास उनके गांव के लोगों के लिए भी खाना कम पड़ रहा है क्योंकि उनके गांव की जमीन पर बहुत पत्थर है, यहाँ की मिट्टी भी अच्छी नहीं है और उनको उसकी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एटिक्स को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो मुखिया को एक सलाह देता है कि जब बिना अथॉरिटी वाला इन सब बीच में दखल दे तो उसका क्या हौसला होना चाहिए। जिसके बाद वो अपनी चिट्ठे लेता है और गुन्नर के पास जाता है और पीछे खड़े मुखिया और उसकी बीबी को सबके सामने मार डालता है। तुर एक्टिस उसकी सप्लाई मांग कर जहां पर गुन्नर उसे बताता है कि वे लोग उन सप्लाईज को हफ्तों में तैयार कर सकते हैं और फिर एक्टिस वहां से चला जाता है और उसने अपने कुछ सोल्जर्स को वहीं पर छोड़ दिया था जिसमें से कुछ उनके सामान को वो एक घर में रख रहे थे जिसमें 1435 नाम का एक रोबोट उनकी मदद कर रहा था और वहीं 2 सोल्जर्स उनके लीडर्स थे जो उन गांव वालों को अत्याचार करना शुरू कर देते हैं। जब उनमें से एक जर्सी को देखता है तो उनके बॉस को बताने लगता है कि वो रोबोट ने वापस हथियार उठाने से मना कर दिया है और फिर अपनी बात साबित करने के लिए वो उस पर बेवजह ही हमला करने लगता है और जैसा कि उसने कहा था जर्सी चुपचाप मार खा लेता है। तब ये एक सोल्जर उसे रोकता है जहां पर वो उसे भी मारने की धमकी देता है, लेकिन फिर उनका कमांडर बीच में आ जाता है और उन सबको वापस काम पर लगा देता है। जब जैसी खुद को एक नदी में साफ कर रहा था तो सैम उसके पास आती है और जैसी उसे देखकर राजकुमारी ईसा की याद आती है जिसके बारे में भविष्यवाणी सुनकर सारे रोबोट्स ने उसे पैदा होने से पहले ही तय कर लिया था कि वो उनकी राजकुमारी के जान भी दे सकते हैं। लेकिन जब ईसा के राज्य अभिषेक के दिन उसके साथ उसके सारे परिवार की हत्या कर दी गई तो राजकुमारी के साथ उन सारे पर रौनक देख सकते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ सारे गांव वाले गुन्नर को उनके मुखिया की मौत का जिम्मेदार ठहराते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे 2023 की एक सुपर ब्लास्टर फिल्म जिसकी कहानी 1983 के दौरान चीन से रसिया के ट्रेन में दुनिया की सबसे बड़ी डकैती करने वाले 7 लुटेरों का पर्दाफाश करने के लिए मिशन पर आधारित है। सच्ची घटना पर आधारित यह फिल्म एक्शन, एडवेंचर और सस्पेंस से भरपूर है। दोस्तों चीन के अलावा किसी दूसरे देश में ना तो यह मूवी अभी रिलीज हुई है और ना ही होने वाली है। यह फिल्म इंग्लिश और हिंदी में डब हुई है, इसलिए इस वीडियो को पूरी आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि इस धमाकेदार मूवी में आपको बहुत मजा आने वाला है। अब कहानी शुरू करते हैं। साल था 1993 का। चीन के बीजिंग शहर से रूस मास्को जा रही थी यह ट्रेन खेती को दिखाया जाता है। इस ट्रेन में ज्यादातर अमीर और बिजनेसमैन सवार थे। ट्रेन के अंदर एक खूबसूरत लड़की हर कंपार्टमेंट के पास गुजरते हुए उसमें बैठे हुए लोगों का ध्यान ऑब्जर्व कर रही थी और कुछ रईस उसे रिझाने की कोशिश भी करते हैं पर वो आगे बढ़ते हुए सीट पर बैठ जाती है
और एक पर्ची में ट्रेन के रईस बिजनेसमैन पर सीट की नंबर लिखकर नोट कर देती है। वही पास में एक दूसरी लड़की और उसके साथी बैठकर एक बिजनेसमैन और उसकी पत्नी को छेड़ रहे होते हैं। थोड़ी आगे बढ़ने पर वह ट्रेन एक स्टेशन पर रुकती है। वहाँ 2-3 लोग उसी डब्बे में चढ़ते हैं। उनमें से नीली जैकेट वाला एक आदमी उसी लड़की से सीट नंबर लिखी हुई पर्ची ले लेता है। फिर वह आदमी, उसका साथी और ट्रेन में पहले से कुछ बैठे लोग बाथरूम में जाकर अपने कपड़े बदलकर मास्क पहन लेते हैं और ट्रेन में लूटपाट शुरू कर देते हैं। वह लोग विरोध करने वाले को बड़े बेरहमी से मारे जाते हैं। उन लुटेरों में से कुछ लोग दहशत फैलाने के लिए ट्रेन में फायर भी करते हैं और बाकी लुटेरे पर्ची पर लिखी सीट नंबर बैठे हुए लोगों को लूटने जाते हैं। ट्रेन में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ लोग अपने कंपार्टमेंट का दरवाजा बंद करके खुद को बचाने की कोशिश भी करते हैं और वह बेरहम लुटेरे दरवाजे से कुल्हाड़ी को काटकर उन तक पहुंच जाते हैं और न सिर्फ लोगों को लूटते हैं बल्कि उनमें से कुछ को मार भी डालते हैं। इस दौरान ट्रेन आगे बढ़ती जाती है। ट्रेन के अंदर बैठी कुछ अमीर लोग खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश भी करते हैं और वह लुटेरा चेन पुलिंग को करके ट्रेन को रोक देते हैं और खिड़की के बाहर कूदकर भाग रहे लोगों को मार देते हैं और उनका सामान भी लूट लेते हैं। फिर उनमें से कुछ के पास पैसे और बाकी सामान भी लूट लेते हैं। इधर लुटेरे का एक साथी ट्रेन चालक पर गंदक रोक के आगे बढ़ने को कहता है और तब तक बाहर निकले वो लुटेरे ट्रेन में वापस चढ़ जाते हैं और ट्रेन के अंदर बैठे एक बिजनेसमैन के केबिन का दरवाजा तोड़कर उसके अंदर घुस जाते हैं और उस बिजनेसमैन के बीवी को खौफ के पैसे अपने छुपाए रखे होते हैं। लेकिन लुटेरे भी उस लड़की के एक कपड़े फाड़कर निकाल लेती है और उसे बहुत पीटती है। उनका एक साथी बिजनेसमैन को बाहर करके केबिन का दरवाजा बंद कर लेता है और एक दूसरा लुटेरा चलती ट्रेन में उसकी इज्जत को लूट लेता है। आखिरकार यह ट्रेन मॉस्को पहुंच जाती है और अगले सीन में चीन का बीजिंग शहर दिखाया जाता है, जहां उन लुटेरों में से एक लूटी हुई माल को अपने हिस्से में से कुछ माल एक दूसरे लुटेरे को दे रहा होता है। लेकिन तभी सारे कपड़े में एक जाबाज पुलिस ऑफिसर वहां पहुंचकर उसी लुटेरे का पीछा करता है। वह लुटेरा बचकर भागने की कोशिश करता है पर बाइक पर सवार ऑफिसर दौड़कर उसे पकड़ लेता है। फिर ऊपर से चलती हुई ट्रेन से उसी लुटेरा को फट जाती है, जिसके बाद ऑफिसर वहां उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। उसी रात सीनियर पुलिस कमिश्नर ऑफिस वहां से भागता है। रक्षा मंत्री ने तुम्हें तत्काल बुलाया है और वार्ड कमिश्नर के साथ मंत्री के सिक्योरिटी बनने में चल रहा होता है। यहाँ सिक्योरिटी के मौजूद सभी डिपार्टमेंट के सिक्योरिटी ऑफिसर्स बताते हैं कि कैथरी के डकैती की वजह से हमारे देश चीन की बहुत बदन हुई है और यह सिलसिला चलता रहता है। कहानी की शुरुआत में हम क्ले और अमांडा नाम के कपल को देखते हैं, जहां क्ले अपनी अभी आंखें खोल ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि अमांडा उसकी सामान को पैक कर रही होती है, क्योंकि उसने सीधा उठकर उनके लिए एक बीच बुक कर रखी थी जहां पर वो वेकेशन मनाने जा रहे थे। क्ले को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्यों किया। जहाँ अमांडा को लोगों से नफरत थी, जहाँ पर वो थोड़ी टाइम के लिए उनके सारे कामकाज और पूरी दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। इसके अगले दिन बाद उनका पूरा परिवार बीच हाउस की तरफ जाने लगता है। इसके बाद हम क्ले और अमांडा के बेटे आरजू को देखते हैं, जिसके पास में उसकी बहन रोजी बैठी होती है, जो अपने आईपैड में प्ले नाम की एक शो देख रही होती है कि अचानक नेटवर्क ना होने की वजह से रुक जाता है। थोड़े टाइम ड्राइव करने के बाद वो बीच हाउस तक पहुंच जाते हैं और यहाँ हमारे कहानी का पहला पार्ट द हाउस शुरू होता है। वे घर में और क्ले को बहुत पसंद आता है, जहाँ पर वो उनके दोनों बच्चे को स्विमिंग पूल में एंजॉय करता देख बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद क्ले उनकी गाड़ी में से कुछ और सामान लेने जाता है और उस वक्त वो उसके घर को और एक्सप्लोर करती है और उसके बाद एक पास वाले छोटे से टाउन में जाती है, जहाँ वो एक मॉल में से कुछ सामान लेकर गाड़ी में रखी रही होती है कि तभी वो बहुत ही एक अजीब आदमी को देखती है, जिसने बहुत सारा खाना और मेडिकल की चीजें ली थी। फिर जब वो वापस अपने घर आती है तो देखती है कि क्ले उनके लिए खाना बना रहा था, जहाँ पर अमांडा कहती है कि बच्चे बीच में जाने के लिए कह रहे हैं और क्ले जल्दी से तैयार हो जाता है और उन सबको ड्राइव करके एक बीच में ले जाता है, जहाँ अम्ब्रेला के नीचे बैठे हुए थे, जहाँ पर आरजू और रोजी समुद्र के पास टहल रहे थे कि तभी रोजी उनसे दूर एक बड़े टैंकर को देख लेती है। यहाँ पर आए उनके बीच थोड़ी देर हुई थी, लेकिन रोजी अभी भी उसी टैंकर को देख रही थी। जहाँ अमांडा उसे बुलाती है तो रोजी ही कह देती है कि मेरे पास आ जाओ। जहाँ अमांडा देखती है तो वो उनके बहुत ही नजदीक आ गया था और वे क्ले को यह बताती है तो क्ले कहता है कि जल्दी वो रुक जाएगा, लेकिन वो उनकी तरफ बढ़ता ही रहता है, जिसे देखकर वो वहाँ से भागने लगते हैं। जहाँ पर वो टैंकर बीच में आकर रेत में दब जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से घर जाने लगते हैं। जहाँ पर अमांडा इस इंसिडेंट के बारे में और भी जानना चाहती है, लेकिन उसके लैपटॉप पे नेटवर्क नहीं था, जहाँ क्लियर कहता है कि टीवी भी काम नहीं कर रहा है। तभी अमांडा को उसके गार्डन में कुछ हिरन दिखते हैं, जहाँ देखकर क्ले कहता है कि ये अच्छी किस्मत की निशानी है। उसके बाद वो दोनों मिलकर डिनर बनाते
बनाते हैं और शाम को वो दोनों साथ में डिनर करते हैं। जहाँ आरजी और रोजी सो रहे थे, तभी अमांडा और क्ले जंगल नाम के खेल को खेल रहे होते हैं। तभी अमांडा को कुछ आवाज सुनाई देती है और तभी उसके दरवाजे को कोई खटखटाता है, जहाँ पर ये दोनों डर जाते हैं। इसलिए क्ले एक स्टैचू को लेकर दरवाजा को खोलता है। तो दोस्तों, मूवी की शुरुआत होती है एक लड़के डोंग से, जो कि अपनी जिंदगी वाटर कैप की नौकरी करके और रात में एक बॉडीगार्ड बनकर बिता रहा था। तभी उसे पता चला कि बूढ़े अंकल अपनी नौकरी छोड़कर थाईलैंड जा रहे हैं, इसलिए उनकी जगह पर अब डोंग को काम करना होगा। तब वह भी अपने छोटे से टीवी में फाइटिंग देखने लगा। तब अचानक से एक लड़की ने अपने संतरे उसके हाथ में दे दिए। तब डोंग चौंक गया कि यह कौन है लड़की जिसने मेरे हाथ में संतरे दे दिए। लेकिन जैसे ही वो कुछ बोला तो उल्टा लड़की जैनी भी चौंकी कि वह कौन है। असल में वह लड़की देख नहीं सकती थी, और तो और वह रोज उन्हीं बूढ़े अंकल के साथ रोज टीवी देखा करती थी, जो कि आज ही यहाँ से नौकरी छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं। यह बात लड़की को पता नहीं होती है, इसलिए वह चौंक जाती है। इसी के साथ एक्सपीरियंस इंट्रोड्यूसिंग से जब यह बात जॉनी को पता चली तो वह अपने संतरे अपने हाथ में लेकर वहाँ से निकल पड़ी। जहाँ बाहर ज्यादा काफी बारिश हो रही थी, इसलिए डोंग अपने फिर से केबिन में लेकर उस लड़की को आता है, जहाँ वह अपना फेवरेट ड्रामा देखने लगा। खैर, अब जब लड़की यहाँ से जा रही थी तो डोंग को कुछ खाने के लिए देती है। साथ ही वो बोली कि जैस्मिन प्लांट को अच्छे से पानी देते रहना जैसे अंकल देते थे। यह क्या करूं? जिसके बाद डोंग ने बॉक्सिंग क्लब का एड्रेस लिया और अपने ड्यूटी खत्म करने के बाद वापस घर पहुंचा, जहां अपने साथ साथ अपने पालतू कछुओं को भी खाना खिलाया, जो कि काफी देर से भूखा था। अब अगली सुबह जब पता चला कि कस्टमर एग्जीक्यूटिव तौर पर काम करती है, जहां उसका बॉस उसे अच्छी तरह से पेश नहीं आता है, वह लड़की अपनी इस नौकरी से बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वह इस नौकरी को छोड़ना चाहती थी। डोंग अपना पुराना बॉक्सिंग क्लब पहुंचा, जहां वो फाइट करना शुरू करता है एक लड़के के साथ। इन दोनों की भी इस फाइट को देखकर इस कंपनी का ओनर उन दोनों को बुलाकर समझाता है कि देखो बेटा, इसे काम नहीं करते हैं। और इतना करते करते ही वो बॉस इस दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद इन दोनों को बहुत ज्यादा डांटता है और कहता है कि अगर तुम दोनों को यहाँ ट्रेनिंग लेनी होगी तो मेरे इस बात को मानना होगा, जो कि डोंग इस बात को नहीं मानता है और बॉस अपने वापस इस कैबिन में चले जाते हैं। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि डोंग वापस अपने घर छोटी सी टीवी में उस कार्टून को देखते हैं। ये दोनों लड़के और लड़की मिलकर देखते हैं। फिर डोंग उस लड़की से कहता है कि मैंने बॉस के बात नहीं माना है और वहाँ से निकलकर अपने घर आ गया हूँ। फिर डोंग उस लड़की को कुछ खाने के लिए देता है, जो कि बारिश में जाती है। फिर लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाती है और इन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है, जिसके बाद डोंग चुपचाप रहता है और हाथ अपना बढ़ाकर दोस्ती बना लेता है। फिर लड़की जाने लगती है, तभी लड़की के पीछे से एक कार आती है जो हॉर्न बजाती है और लड़की डर कर मारे गिर जाती है, जिसे काफी ज्यादा चोट आती है। लेकिन दौड़ता हुआ डोंग आ जाता है और उसे उठाकर टेबल पर बैठाता है, लेकिन लड़की के पैर में मोच आ जाती है, जिसके चलते डोंग भी उसके साथ जाता है। रास्ते में चलते चलते लड़की के पैर में मोच आने के कारण लड़की का पैर दर्द करने लगता है, जिसके चलते डोंग अपने सिर पर लड़की को बैठा लेता है और लेके चलने लगता है। लेकिन तभी एक छोटा सा लड़का डोंग के साथ बहुत ज्यादा मस्ती करता है। फिर डोंग और उस लड़की को लेकर अपने कमरे में लेकर जाता है, जिसकी वजह से लड़की बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और डोंग को धन्यवाद बोलती है। फिल्म है दोस्तों, कहानी की शुरुआत में हमें एक ऑडियो सुनाई जाती है, जिससे पता चलता है कि यह सच्ची घटना पर सीमा आइलैंड पर कोयले की खदान दिखाई जाती है, जिस पर जापानियों का कब्जा है और यहाँ कोरियन मजदूरों से जानवरों की तरह काम करवाया जाता है। कोयले की खदान के अलावा जापानी सोल्जर ने आइलैंड को भी पूरी तरह से घेर रखा है, इसलिए आज तक यहाँ से कोई भी जिंदा वापस नहीं जा पाया है। यहाँ पर एक जापानी सुपरवाइजर एक छोटी सी बच्ची को सकरी सी जगह में भेजता है, क्योंकि वहाँ किसी भी बड़े आदमी का जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन बस किस्मती से एक छोटे से विस्फोट के कारण बच्चा मलबे में दबकर बुरी तरह से मर जाता है। यह देखकर सभी बहुत दुखी होते हैं। फिर उस बच्चे को उसके परिवार को सौंप दिया जाता है। फिर अगली शिफ्ट शुरू होती है, जिसमें युकी चरण नाम के एक व्यक्ति को सभी लोग अपना लीडर मानते हैं। फिर उनके सामने 3 कोरियन लड़के बैठते हैं और अपने मन की बात कहने लगते हैं, जिनसे वह इस आइलैंड से भागने की प्लानिंग की बात कर रहे होते हैं, ताकि वहाँ से किसी को अपनी मदद के लिए बुला सके। तीनों लड़के अपने लीडर की बात को मानकर रात के अंधेरे में वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन अफसोस की एक सोल्जर की नजर इनमें से एक लड़के पर पड़ जाती है और उसे वहीं पर शूट कर दिया जाता
है। इधर यह लड़के समुद्र की तरफ पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी जापानी सोल्जर की जहाज आकर इन दोनों लड़के को पकड़ लेती है। यह दोनों लड़के भी मारे जाते हैं। अब सीन शिफ्ट होती है सीधे कोरिया में, जहां हमें एक मासूम सी लड़की और उसके फादर सी यूकोन के को दिखाते हैं, जो पार्टी में नाच गान करते हैं। असल में ली एक बैंड चलाता है। यह मासूम सी बच्ची भी अपने पिता के साथ इस बैंड में काम करती है, जिसकी म्यूजिक को सभी लोग यहाँ एंजॉय कर रहे थे। असल में यह वर्ल्ड वार 2 का समय चल रहा था। यहाँ पर सभी लोग आए वर्ल्ड वार 2 में शामिल होने के लिए जाने वाले थे, इसलिए इस पार्टी को बड़े ही एंजॉय करते हैं। यह उनके सम्मान में ऑर्गेनाइज की गई पार्टी है, लेकिन ली यहाँ ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता है, क्योंकि उसने क्षेत्र की बीवी के साथ मस्ती की है और वह इसे पकड़ने के लिए पार्टी में आ जाता है। लेकिन वह यहाँ से भाग जाता है और अपने दोस्त सुखियामा के पास पहुँच जाता है और उसे कुछ ले देकर खुद ही सेवा में जाने के लिए जिद करता है, क्योंकि उसके बचपन का सपना है कि वह भी अपने देश के लिए लड़े और कुछ करे। इसकी फीलिंग को समझकर वो दोस्त मान जाता है और आखिरकार वह 12 अप्रैल 1945 को आयरलैंड के लिए निकलता है। वह अपने बैंड ग्रुप के सभी लोगों को जीप में ठूस कर भर कर लेकर जाता